नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर में दम है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं सप्ताह की वो खबरें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं। तो आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई और ईडी आईटी की कार्रवाई पर हो रही जबरदस्त सियासत की। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप के बाद ईडी एक्शन में है और अब मंत्रियों के आवासों पर भी छापेमारी लगातार की जा रही है। वहीं इस बार प्रदेश में पार्टियां नहीं, ईडी चुनाव नैरेटिव तैयार कर रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। जल जीवन मिशन से जुड़े घोटालों के मामले में ईडी की टीमों ने सीनियर आईएएस ऑफिसर और जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल से और उनके साथ साथ 6 इंजीनियरों सहित 10 लोगों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत 7 राज्यों की टीमें शामिल थी और यह कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की रेड। मंत्री, नेताओं और अधिकारियों का खेल। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी। मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर भी कार्रवाई। सचिवालय में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जांच की। ईडी की टीमों ने राजस्थान में 20 ठिकानों पर छापे मारे। छापे की इस कार्रवाई में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ साथ वो ठेकेदार और प्रॉपर्टी कारोबारी भी शामिल थे जिन्होंने भ्रष्टाचार से की हुई काली कमाई को ठिकाने लगाया। हालांकि ईडी ने अभी तक इस कार्रवाई में बरामदगी का कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी के ऑफिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों के घर पर रेड की। राजस्थान में 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। इतनी बड़ी छापेमारी के बाद अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 8 बजे ईडी की 3 टीमें सचिवालय पहुंची और सुबोध अग्रवाल के ऑफिस में सर्च करना शुरू किया। सुबोध अग्रवाल राजस्थान के तीसरे सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। गांधीनगर स्थित जलदाय विभाग के एक सीनियर अधिकारी के घर पर भी ईडी की टीम ने सर्च की। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के सचिवालय स्थित कार्यालय में कार्रवाई हुई। इसके बाद सचिवालय में हड़कंप मच गया और अन्य अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में ताला लगाकर भाग गए, जिससे पूरे सचिवालय में सन्नाटा पसर गया। योजना के घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। इस बार ईडी ने बड़े मगरमच्छों को से जो है निशाना बनाया। इस वक्त हम जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के निवास के बाहर खड़े हैं। हमको डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का जो निवास है ये B1 भगत सिंह मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर हम अंदर आपको दिखा सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की टीमें जो है कार्रवाई में जुटी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और उनकी जो टीम है जलदाय विभाग में, उनके द्वारा जो टेंडर जारी किए गए थे, ऊंची दरों पर टेंडर जारी किए गए थे, बिना कार्य के जो भुगतान किए गए हैं, फर्जी दस्तावेजों से जिन फर्मों को जो टेंडर जारी किए गए थे, ऐसे तमाम जो मामले हैं उनकी जाँच यहाँ पर कर रही है। सूचना मिली है कि ईडी ने मंत्री महेश जोशी के कार्यालय से कुछ हार्ड डिस्क जब्त की हैं। ईडी ने प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया के करीबी प्रॉपर्टी डीलर रामावतार शर्मा के यहां से 45 लाख रुपए कैश सीज किए हैं। ठेकेदार पदम चंद जैन और अन्य के बैंक खाते से 1 करोड़ 75 लाख रुपए सीज किए गए। इसके अलावा विभाग से जुड़े चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता, इंजीनियर दिनेश गोयल, एक्सएन संजय अग्रवाल के ऑफिस सहित अन्य ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे हजारों करोड़ों के सबसे बड़े घोटाले का आरोप है जो बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा ने लगाया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर घोटाला है क्या है जल जीवन मिशन घोटाला। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी।
राज्य केंद्र सरकार को 50-50% खर्च करना था। योजना में डीआई डक्टर आयरन पाइपलाइन डाली, इसकी जगह पर एचडीपीई की पाइपलाइन डाली गई। पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा लिया गया। कई किलोमीटर तक आज भी लाइन नहीं डली है। ठेकेदारों ने अधिकारियों से मिलकर पैसे उठा लिए। ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लाया। चोरी के पाइप को नया बताकर करोड़ों रुपए उठा लिए। पदमचंद ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद राजनीति होना भी लाजमी था। सीएम अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा हमला बोला। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो बैठी हुई आज दिल्ली के अंदर फासिस्ट की गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ रही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। कानून राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पर छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं। देश भर के अंदर आतंक मचा रखा। हम खुद कहते हैं ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको। पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल डाल के नाम कर रहे हो, चालान पेश कर नहीं पा रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो सब जगह। अभी मेरे को आंकड़े नहीं बताता मैं आपको, पूरी तरह 9 साल में फेल हो गई। पर बदला लेने के लिए, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है देश के अंदर। मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आपने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है। सांसद करौड़ी लाल मीणा जून महीने में जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और ऐसे में कांग्रेस भले ही ईडी के एक्शन को बदले की राजनीति से जोड़ रही हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन मेघवाल का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी ही। तरफ बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने भी जेजेएम घोटाले के बहाने कांग्रेस को घेरा है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है तो डर किस चीज का है? और वो ईडी के लिए आगे सम्मेलन करते हैं, कोई संवैधानिक के लिए शोभा नहीं देता। देखिए कि ये लग रहा था कि जिस तरह का ईडी पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर जितने घपले और जल जीवन मिशन में हुआ था, तो पहले भी इनके अधिकारी जो थे पीएचडी वाले पकड़े गए थे और उसके बाद में अब तो इनका जो आईएएस है वो भी उसमें आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जनता के साथ, राजस्थान की जनता के साथ में जो बेहाल की है, तो इनके ऊपर निश्चित संरक्षण है। इसमें मंत्री इन्वॉल्व है, इनके मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है। फिलहाल सूत्रों की माने तो 70,000 करोड़ के जल जीवन मिशन में करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और स्कीम टेंडर में अधिकांश मैनेज थे। अधिकांश मामलों में अफसरों ने क्वालिटी कंट्रोल की जांच किए बिना ही 18,800 करोड़ के रुपए का भुगतान कर दिया और इन सभी पर अब ईडी की नजर है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बार प्रदेश में पार्टियां नहीं, ईडी चुनावी नैरेटिव तैयार कर रही है। चुनाव से पहले प्रदेश में ईडी के एक्शन से सियासी हलचलें बढ़ी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी के संगठन के प्रदेश मुखिया के वहां ईडी छापे और प्रदेश के मुखिया के बेटे को समन मिलने के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। जांच एजेंसियों के रडार पर अभी भी कई नेता बताए जा रहे हैं, लेकिन छापों की टाइमिंग सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए आगे भी बहुत कुछ बाकी है बताया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई, छापों ने बढ़ाई दिग्गजों की टेंशन। डोटासरा के बेटों को ईडी का समन, वैभव गहलोत से होगी पूछताछ। सचिवालय में जल्द आए मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जांच की। ईडी की टीमों ने राजस्थान में 20 ठिकानों पर छापे मारे। छापे की इस कार्रवाई में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ साथ वो ठेकेदार और प्रॉपर्टी कारोबारी भी शामिल थे जिन्होंने भ्रष्टाचार से की हुई काली कमाई को ठिकाने लगाया। हालांकि ईडी ने अभी तक इस कार्रवाई में बरामदगी का कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में ईडी की कार्रवाई ने सियासी भूचाल ला दिया है। पेपर लीक मामले में ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश हुड्डा समेत उनके कई करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद डोटासरा के अब दोनों बेटों को समन भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने अभिलाष को 7 नवंबर और अविनाश को 8 नवंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में तलब किया है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट मामले को लेकर ईडी ने उनके जयपुर और सीकर स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इससे पहले ईडी ने सीकर स्थित कलाम कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी की थी। सूत्रों की माने तो ईडी की कार्रवाई कलाम कोचिंग सेंटर के संचालकों के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर हुई है। बताया जा रहा है कि डोटासरा के बेटे उस कोचिंग सेंटर के संचालक मंडल में शामिल हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि कलाम कोचिंग सेंटर से उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। वहीं से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जितनी ज्यादा पूछताछ करोगे उतनी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। इनके दोनों बेटे ईडी ने 6 और 7 को बुलाए हैं। 7 और 8 मैं कहता हूं कि 7 और 8 चाहे 8 और 80 कर लो, ये हमारा शेर जितनी डेट को बुलाओगे, अगर 7 को बुलाओगे तो लक्ष्मणगढ़ वाले उनको 70,000 वोट पर जिताकर भेजेंगे। 8 को दूसरा बेटा जाएगा, एक दिन के बाद 10,000 और वोट बढ़ेगी, 80,000 पर जाएंगे। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी के बीच ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी 12 साल पुराने फेमा के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजकर बुला लिया और पूरे दिन वैभव गहलोत से पूछताछ होती रही। इतना ही नहीं, वैभव गहलोत से पूछताछ के बाद ईडी ने 16 को फिर पूछताछ के लिए बुला लिया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह लंबी पूछताछ इन्होंने करी है और मैंने मेरी तरफ से जो भी जवाब देने थे इनको दिए हैं, लिखित में भी दिए हैं, लिखित में मांगे गए थे। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये पुराने मामले हैं और इन मामलों में पहले भी हम कई बार जवाब दे चुके हैं, मगर फिर ये अब इन्हीं चीज़ों को लेके वापस हमसे आज बुलाया है और वापस इतनी नियर डेट दी है जिसमें मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे बुलाएं, मगर इन्होंने अभी इस चीज़ को नहीं माना है। 16 तारीख की डेट दी है। वहीं सीएम गहलोत ने इसको राजनीति से प्रेरित बताया और नोटिस में कोई दम नहीं होने की बात कही। और रिक्वेस्ट पेपर करो तो की होगी, जैसे आप मुझे बता रहे हो, मैं तो बाहर निकले हूँ मीटिंग से। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, कानून अपना काम करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रेसिडेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले। दरअसल वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। वैभव गहलोत पर होटल फेयर माउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगे हैं। गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के पैसों को पहले हवाला के जरिए मॉरिशस पहुंचाने का आरोप है और मामले में फेमा के उल्लंघन की जांच करने की मांग की गई थी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत की थी। फिलहाल सूत्रों की माने तो 70,000 करोड़ के जल जीवन मिशन में करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और स्कीम टेंडर में अधिकांश मैनेज थे। अधिकांश मामलों में अफसरों ने क्वालिटी कंट्रोल की जांच किए बिना ही 18,800 करोड़ के रुपए का भुगतान कर दिया और इन सभी पर अब ईडी की नजर है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बारी है बगावती सुर की। दरअसल प्रदेश में बगावत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बहुत ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए और फिर समझिए।
बगावत पर कैसे लगे लगाम? बागी बिगाड़ेंगे खेल। सत्ता का मंसूबा क्या हो जाएगा फेल? बागी बिगाड़ेंगे खेल। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि राजस्थान के चुनावी रण में बागी कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं। इन बागियों ने अपने अपने दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें कुछ निर्दलीय ही रण में ताल ठोक रहे हैं, जबकि कुछ बागियों ने आला कमान को सीधी चुनौती दी है। सबसे पहले बात करते हैं अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा की, जहां बीजेपी से बागी होकर रोहिताश घांगल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। रोहिताश घांगल की नामांकन रैली में सर्व समाज का उमड़ा जन सैलाब बीजेपी को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकता है। वहीं अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी को बगावती तेवर दिखाए हैं। उनका कहना है कि अलवर शहर से टिकट नहीं मिलने पर मुझे विश्वास दिया गया था कि रामगढ़ से टिकट दिया जाएगा। जब पहली सूची में नाम नहीं आया तो दूसरी सूची का इंतजार किया, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया। मैंने मान लिया कि अलवर की जनता ने प्यार और स्नेह दिया है। अब उनके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट से वंचित किया है। अब मैं जनता के टिकट पर, अलवर शहर की जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, जनता के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए बागी सिरदर्द बने हुए हैं। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे अलवर नगर निगम के वार्ड पार्षद नरेंद्र मीणा ने भी पैसे देकर टिकट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टिकट नहीं बदला गया तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, मैंने सीधा इसलिए आरोप लगाया है कि जिस तरह से मैंने कांग्रेस पार्टी में रह के काम किया, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ उसकी निष्ठा से, मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता को ही वहाँ सम्मान मिले। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो भी है वहाँ चुनाव लड़े, उसी को आधार बनाकर मेरे साथ जो घटना घटी, मेरे साथ जो राजनीतिक व्यवस्था से जो यहाँ कार्य किया गया, उसको लेके मैं जिलाध्यक्ष का, इसलिए कि जिलाध्यक्ष को मैं पूर्व में बता भी चुका था, जिलाध्यक्ष मैंने ध्यान में भी लाया, उसके बाद भी ये सारी चीजें आई। झुंझुनू में भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू ने दल बदल के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू ने दल बल के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह भी मौजूद रही। इस मौके पर राजेंद्र भांबू ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। कि मेरे को जब टिकट नहीं दिया तो मेरे को निराशा हाथ लगी, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भी निराश थे। तो कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, अगर कोई संगठन गलती करता है तो कार्यकर्ता उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा है कि हमारा आदेश है कि आप हमारे प्रतीक के रूप में उम्मीदवार बने, हम आपके साथ हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के अलग अलग पर्दों पर रहे मुकेश कुमार लखन ने निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। महेश कुमार लखन नामांकन पत्र लेने के लिए अनोखे ढंग से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के मेन गेट से नारियल हाथ में लिए दंडवत करते हुए आवेदन फॉर्म लिया। महेश कुमार लखन ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए अब वे निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरकर चुनाव लड़ेंगे। कलेक्ट्रेट से मेन गेट से मैं सोता हुआ मैं टिकट मांगने आया हूँ, लेटता हुआ, और मैं हर वाल्मीकि समाज की मीटिंग हुई। 55 वार्ड है, 55 वार्ड है, उनमें वाल्मीकि समाज का मेरे को साथ है। मैं उत्तर से मैं जो टिकट मांगा था बीजेपी से, बीजेपी ने मेरे को टिकट नहीं दिया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कोटा की लाटपुरा विधानसभा सीट से नईमुद्दीन गुड्डू ने अपनी दावेदारी जताते हुए नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक लाटपुरा सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन गुड्डू का कहना है कि उन्हें पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिली है
और चुनाव में नामांकन भरने से लेकर तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। इसीलिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कलह से निपटने का दावा कर रही हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। बहुत स्वागत है और आप रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल सवाई माधोपुर से कांग्रेस के विधायक रहे अलाउद्दीन आजाद के बेटे अजीज आजाद ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पीसीसी सचिव रह चुके अजीज आजाद ने सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट की भी मांग की है, लेकिन कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर आजाद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके बाद समर्थकों के साथ आजाद ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आजाद ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर वॉर किया। और इसी के साथ खबर में दम है में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।